Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर, और जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स को। 8 साल का अनुभव मेरा है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं, और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर आपको यहां पे एनसीईआरटी हिस्ट्री करा रहा हूं। साथों साथ ऑन अनअकैडमी प्लस I teach the history, art and culture and multiple subjects regarding the history. मैं आपको वेलकम करूंगा इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, सो दैट वी कैन डिस्कस एंड वी कैन रीड एंड स्टडी हिस्ट्री इन अ वेरी थीमेटिक वे एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे कनेक्टेड मिलते हैं, और आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो भी लेक्चर्स लिए जाते हैं वो सब आप पढ़ सकते हो। तो इट्स वेरी एडवांटेजियस फॉर लॉन्गर रन। लंबे टाइम तक अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस रहेगा, और इसके लिए मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए ऑन दी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर और अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आप मेरे द्वारा और मेरे जैसे बहुत सारे और भी एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा जो भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइए हमारे साथ। मेरे इतने कोर्सेज ऑन दी अनअकैडमी प्लस अभी चल रहे हैं एंड यू आर सपोज टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर द सेम। ये सब्सक्रिप्शन का फायदा यही है कि इसमें वन सब्सक्रिप्शन हर एक सब्जेक्ट को कवर करता है, और जितने भी क्लासेस जितने भी एजुकेटर्स के द्वारा लिए जाते हैं उन सब के लेक्चर्स आप अटेंड कर पाओगे। तो इट इज़ नॉट द केस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे होते हैं कि सर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर खाली अकेले आप ही के ही क्लासेस देख पाएंगे। नो माय फ्रेंड, वंस यू विल टेक द सब्सक्रिप्शन यू विल बी एबल टू सी द क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द टीचर्स। ठीक है, तो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। मेरा तो डेडिकेटेडली डाउट सॉल्विंग सेशन के अंदर मैं जनरली जब लेक्चर्स खत्म कर रहा हूँ तो उसी में ही लास्ट के 15-20 मिनट में जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो सब कवर कराता हूँ। ठीक है, सो आई वॉन्ट कि आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए। मेरी हैंडआउट्स, मेरे जो भी लेक्चर्स की जो भी स्लाइड्स होती है वो भी मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है एंड ऑलवेज यूज द कोड PN लाइव। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। आप इनफैक्ट 1 ईयर का 44,000 है, बट आफ्टर यूजिंग द कोड इट विल गेट टू 39,600। 2 इयर्स का 64,000 है, बट यहाँ पे भी अगर आपने PN लाइव कोड यूज किया है तो इट विल कम बैक टू 57,600। ठीक है, तो इट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। आप लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए काफी एडवांटेजियस ये रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर हमको एक टीचर के रूप में तो मदद चाहिए होती है, बट वी वॉन्ट अ पर्सन हु कैन गाइड अस, जो हमारा पर्सनल कोच बन पाए। तो अनअकैडमी लेके आया है पर्सनल कोच की फैसिलिटी आपके लिए, जिसे हम लोग कहते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये वो सब्सक्रिप्शन है जिसके द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे उनको इनफैक्ट ये पर्सनल कोचिंग दी जाएगी। यहाँ पे हमारे जैसे टीचर्स जो है, एजुकेटर्स है, वो तो आपको पढ़ाएंगे ही, पर एजुकेटर्स के अलावा आपको एक और इनफैक्ट पर्सनल कोच का मेंटरिंग मिलेगा। तो यू विल गेट 2 मेंटर्स। एक तो मैं ही हूँ, ठीक है, आपने मेरा कोड यूज किया है, डेफिनेटली मैं आपके लिए मेंटरिंग करूंगा, मैं आपको हेल्प करता रहूंगा समय समय के अंदर के ऊपर, आपको जो भी डाउट्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे, बट इसके सिवा आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी दी जाएगी। यू विल गेट द फैसिलिटी ऑफ द पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच आपको हेल्प करेंगे इन द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, इंक्लूडिंग आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी प्रोफाइल के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखेंगे, और हर एक चीज के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एडवांटेज हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये प्लस के ऊपर अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ओवर एंड अबाउ प्लस ओनली। एंड प्लस के ऊपर जो लाभ मिल रहे हैं आपको, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पर्सनल कोचिंग मिलेगी, आंसर राइटिंग मिलेगा, स्टडी प्लानर और फीडबैक, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ पे भी आपको कोड यूज करना है PN लाइव। ऑलवेज यूज द कोड PN लाइव। तो आपको मेंटरिंग भी मिलेगी और साथों साथ पर्सनल कोचिंग भी मिलेगी। ये पर्सनल कोच आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस फेलोज होते हैं जो पर्सनल कोच होते हैं, और आपको हेल्प करेंगे इन द प्रिपरेशन। ठीक है, तो 1 ईयर की जो 2 ईयर की फीस है वो है 89,100 रुपीज फॉर द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एंड उसी तौर के ऊपर 1 ईयर की जो फीस है आइकॉनिक के लिए वो आफ्टर यूजिंग द कोड होगी 57,600। ठीक है, तो प्लीज यूज दिस रेफरल कोड। आपके जो भी मित्र है, आपके जो भी पहचान वाले हैं जिनको भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, और मैं कहूंगा किसी में भी लेना हो, अगर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SSC, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है, आपको IIT के लिए तैयारी करनी है, किसी के लिए भी करनी है, आप ये कोड को यूज कर सकते हो। दिस कोड इज एप्लीकेबल फॉर 10% डिस्काउंट, बट इफ यू यूज द कोड फॉर UPSC CSE डेफिनेटली आप प्रतीक नायक के साथ जुड़ पाओगे
और मेरे जो भी क्लासेस है वो भी आप अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, पर साथों साथ मेरे साथ कनेक्शन मिलेगा आपको, और फिर हम आपकी तैयारी में मदद रूप कर पाएंगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर नया कोर्स कौन सा आ रहा है आपका अनअकैडमी प्लस के ऊपर। मैं आपको वेलकम करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स है मेरा, बहुत ही जल्द लॉन्च हो रहा है। आई गेस इन द नेक्स्ट 2 वीक्स वी आर लॉन्चिंग द एंशिएंट हिस्ट्री कोर्स, और मैं आपको इनफैक्ट वेलकम करूंगा। आप ये कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो, PN लाइव कोड को यूज करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके सिवा मैं जनरली वीकेंड्स के ऊपर, संडेज होते हैं या मंडेज होते हैं, सैटरडेज होते हैं, मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ। ये स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होते हैं, आप इनको भी अटेंड कर सकते हो, और यहाँ से भी आप इनफैक्ट है ना हिस्ट्री की MCQ की सीरीज में चला रहा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ, वो भी अटेंड कर सकते हो। ये अनअकैडमी की एप्लीकेशन के ऊपर ही अवेलेबल है, ये फ्री में होता है, ठीक है। अब लेट अस गो बैक टू द प्रीवियस टॉपिक। हम लोग ने ये बात कर रहे थे नेशनल मूवमेंट के अंदर, और प्रीवियस क्लास के अंदर जब हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ाया था कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। मैंने आपको फिर से व्हाइट बोर्ड के अप्रोच के ऊपर चला जाता हूं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के अप्रोच में ही पढ़ना मुझे भी मजा आता है और आपको भी मजा आएगा। हमने जब टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि 1850s के दौरान में इंडिया के अंदर कैसे नेशनलिज्म बढ़ा, और ये जो नेशनलिज्म बढ़ता है, ये नेशनलिज्म का ही आउटकम था कि हमको प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन से बॉडीज थी? तो ये कांग्रेस के पहले हुआ करती थी पूना सार्वजनिक सभा, फिर हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिर हमने इंडियन एसोसिएशन आदि इत्यादि बॉडीज के बारे में प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1870s और 1880s के दौर में बहुत सारे नेशनलिज्म्स को उभरने के लिए फैक्टर्स उभर के आए। देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स एंड देयर वर मल्टीपल रीजंस दैट वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये रीजंस को भी देखा था, कैसे अंग्रेजों की जो पॉलिसीज हुआ करती थी, भारत के लोगों का जो शोषण हुआ करता था, वो भी इसके पीछे जिम्मेदार था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम समझने की जब कोशिश करते हैं तो हमको देखने को मिला इन द ईयर 1885 द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। और हमने ये देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई, कहाँ पे होती है दोस्त? तो बॉम्बे के अंदर होगी। और बॉम्बे के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना होगी तो 72 डेलीगेट्स के साथ कांग्रेस मिलती है, अंडर द फाउंडेशन ऑफ A.O. ह्यूम हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस, एंड W.C. बैनर्जी हु वाज द चेयरपर्सन और आई वुड से द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और यहां से ही कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री शुरू होती है, हाउ द कांग्रेस एज अ बॉडी वाज फॉर्म्ड। 1885 से लेके 1905 तक आते आते कांग्रेस के अंदर जो इनिशियल लीडर्स थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट्स के रूप में पहचानते हैं। और प्रीवियस क्लास के अंदर मॉडरेट्स कौन थे उनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। तो हमारी ये सीरीज चालू रहेगी, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉडरेट्स, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मल्टीपल आई वुड से लीडर्स जो उस टाइम पे उभर के आए। और मॉडरेट्स लीडर्स के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे लीडर्स थे, उनमें से एक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के साथ साथ हमने देखने की कोशिश की थी दिनशा वाचा। दिनशा वाचा के साथ साथ मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपको एक और मॉडरेट लीडर्स मिलेंगे, SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। SN बनर्जी के साथ साथ मैंने आपको बताया था एक और मॉडरेट लीडर है RC दत्त। RC दत्त के बारे में बताया था मैंने आपको। और इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जब बात की थी तो इतने सारे मॉडरेट्स के बारे में बात किया था हमने। और ज्यादातर मॉडरेट लीडर्स हमको बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता वाले रीजन से मिलेंगे या कैलकाटा वाले रीजन से मिलेंगे। और इस तरह से मॉडरेट पॉलिटिक्स पहले 20 साल तक कांग्रेस के अंदर चलती है, ठीक है। सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस कि 1885 में मॉडरेट्स की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस के अंदर पहले 20 साल तक, इन द फर्स्ट 20 ईयर्स, पहले 20 साल तक we find the leadership called as the moderates, they will be controlling the Congress party, वही इनफैक्ट कांग्रेस को चलाते रहेंगे, ठीक है। ये मॉडरेट्स ने अलग अलग प्रकार की डिमांड रखी थी। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि ये मॉडरेट्स ने अलग अलग प्रकार की डिमांड रखी है। और डिमांड के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि दो प्रकार की डिमांड मुख्य थी इनके द्वारा, एक तो थी पॉलिटिकल डिमांड और दूसरी थी इकोनॉमिक डिमांड। बट मॉडरेट्स ने कभी भी आजादी की बात नहीं की है, इन्होंने स्वतंत्रता की बात नहीं की है, ठीक है। सो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको कौन सी डिमांड मॉडरेट्स के द्वारा रखी गई थी उसको भी बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड हु आर थिंकिंग अबाउट लर्निंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज प्रीवियस सेशन को देख लीजिए, सो दैट आपको समझ में आएगा कि हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर अभी डील कर रहे हैं, इन विच टॉपिक वी आर डीलिंग, एंड कौन से टॉपिक को हम लोग अभी आगे अप्रोच करने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या होता है उसको समझाता हूं। 1905 तक आते आते कांग्रेस नाम की जो बॉडी है उसमें एक और ग्रुप उभर के आया। क्या होता है? कांग्रेस नाम की बॉडी के अंदर एक और ग्रुप उभर के आया जिसका मानना था
कि ये जो मॉडरेट लोग हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, द मॉडरेट्स विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और ये जो ग्रुप आया है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जिसका मानना था कि स्वराज जो है, या इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीडम जो है, ये फ्रीडम उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक महाराज जैसे लोग आपको मिलेंगे, इनफैक्ट 1 अगस्त के दिन उनका मृत्यु हुआ था। 1 अगस्त 1920 वाज द डे व्हेन ही पास्ड अवे, ठीक है, मतलब कल का दिन था आपका। तो वी सी के तिलक महाराज जैसे लोग जो कहते हैं कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट बाय एनी मीन्स। तो दूसरा जो ग्रुप था वो कांग्रेस के अंदर 1900 तक आते आते उभर के आया और इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होने की शुरुआत होगी, ठीक है। सो वी सी 1905 तक आते आते इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है। सॉरी माय बैड, ये माइक थोड़ा बहुत लूज हो जाता है। हम लोग बात कर रहे थे नेशनलिज्म की और मैं आपको समझा रहा था कि 1905 तक आते आते ये हमको देखने को मिला इतिहास के रूप में। जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट एडजस्ट दिस थिंग एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके, होपफुली आपको आवाज़ ठीक आ रहा होगा, बता दीजिएगा मुझे अगर आवाज़ का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। चलिए ठीक है, यहाँ तो मुझे ठीक दिख रहा है सिस्टम के अंदर तो, है ना। चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट कांग्रेस। मैं आपको कांग्रेस के बारे में बात कर रहा था और मैं आपको ये समझा रहा था कि कांग्रेस नामक जो बॉडी बनती है, कांग्रेस नाम की जो बॉडी बनी, ये कांग्रेस के अंदर नेशनलिज्म काफ़ी बढ़ने की शुरुआत हो गई 1905 तक आते आते। और जब भारत के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ेगा तो कांग्रेस के जो 2 ग्रुप थे, एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा कौन सा था, मॉडरेट्स था, उन दोनों के अंदर इनफैक्ट अब इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में ये जो एक्सट्रीमिज्म जो है, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है विद इन द कांग्रेस, ये क्यों उभर के आया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस। और कांग्रेस के अंदर ये जो दूसरा ग्रुप आया है इसके ग्रोथ होने के पीछे के क्या कारण थे, ठीक है। अब एक एक करके लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड और हम लोग समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है व्हेन इट कम्स टू द एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कैसे उभर के आई और कांग्रेस के अंदर क्या क्या चीजें इनफैक्ट इशू उभर के आता है, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम लोग इनफैक्ट यहाँ से डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे चले जाते हैं कि पहले जो मॉडरेट्स थे, ये मॉडरेट्स के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हुई। उसमें जो दिनशा वाचा करके लीडर थे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी को एक दिन लेटर लिखा था और दादा भाई नौरोजी को कहा था कि देखो फिरोज शाह मेहता जो है वो अपने काम में बिजी है, उसके बाद केटी तेलांग है वो भी अपने काम में बिजी है, तो भारत के राष्ट्रवाद का मुद्दा कौन उठाएगा, ठीक है। तो मॉडरेट्स के अंदर बहुत सारी वीकनेस थी। क्या थी, मॉडरेट्स के अंदर बहुत सारे वीकनेस थी, इश्यूज थे और मॉडरेट्स के अंदर इश्यूज हुआ करते थे। इसके लिए एक और ग्रुप कांग्रेस के अंदर उभर के आया जिसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। क्या कहते हैं, मेरा इनफैक्ट जन्मसिद्ध अधिकार है वो है स्वतंत्रता। अब देखिए, मॉडरेट्स ने कभी भी ये नहीं कहा कि फ्रीडम उनको चाहिए। मॉडरेट्स ने हमेशा एक ही चीज की डिमांड की थी, वो थी रिफॉर्म्स की डिमांड। किसकी डिमांड की थी कि रिफॉर्म्स चाहिए, भारत के अंदर थोड़े बहुत सुधार लाके दो, राजकीय रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, बट हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, ठीक है। सो मॉडरेट्स ने इनफैक्ट डायरेक्टली कभी इंडिपेंडेंस के लिए क्लेम नहीं किया है, पर एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि हमको इंडिपेंडेंस भी चाहिए होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट का जो कंसेप्ट है उसको कैसे जोड़ा जाता है बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ठीक है। सो व्हाट वी सी कि बाय द ईयर 1890s 1890 तक आते आते बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट्स की वर्किंग स्टाइल थी, मॉडरेट्स की वर्किंग स्टाइल थी, उसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। क्या कहा कि ये मॉडरेट लोग हैं, ये कोई काम के नहीं है, ये मॉडरेट लीडर्स है, इनफैक्ट ये लोग खाली सरकार को बड़ी बड़ी अर्जियां करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मॉडरेट्स का एक ही कामकाज था, वो था लेटर लिखना और बड़ी बड़ी पिटीशंस डालना। क्या करना, पिटीशंस डालना, मतलब गवर्नमेंट को जो भी था उसको बड़े बड़े लेटर लिखना और लेटर लिखने के बाद उनको समझाना कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, फला चाहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट वी सी कि द मॉडरेट्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट वी आर ट्राइंग टू गिव यू पिटीशंस, मैं आपको बड़ी बड़ी अर्जियां लिखूंगा, उससे सिवा कुछ नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो उसके सामने हम लोग जब बात करते हैं तो दूसरे ग्रुप के लीडर्स उभर के आए, खास करके बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के रीजन में 3 लीडर्स आपको एक्सट्रीमिस्ट के अंदर बहुत पॉपुलर मिलेंगे। एक थे बिपिन चंद्र पाल, दूसरे मिलेंगे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे मिलेंगे लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इनको है ना लाल, बाल
और पाल के रूप में पहचाना जाता है। क्या कहते हैं? लाल, बाल और पाल। ये तीनों के तीनों इनफैक्ट ऐसे लोग थे जो काफी रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ कांग्रेस को आगे चलाना चाहते थे। ये कहते थे कि कांग्रेस के अंदर बड़ी बड़ी अर्जियां करने का कोई मतलब नहीं है, सरकार को हम लोग पिटीशन भेजेंगे तो सरकार हमारी कोई डिमांड एक्सपेक्ट नहीं करेगी। सरकार तो यही चाहती है कि कांग्रेस टूट जाए, सरकार तो यही चाहती है कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इनका मानना यह था कि ये मॉडरेट्स की जो वर्किंग स्टाइल है, इनफैक्ट जो जनरेशन गैप हो गई थी उसके कारण भी इश्यूज हो रहे थे, वो कुछ नहीं हो पाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो इसके कारण ये लाल, बाल और पाल, और इनके साथ साथ हम लोग लिख सकते हैं एक और जेंटलमैन जिनका नाम है औरोबिंदो। नाम सुना होगा आपने, महर्षि अरविंद के रूप में पहचाने गए हैं। औरोबिंदो जो है वो भी इनफैक्ट इसको क्रिटिसाइज करेंगे मॉडरेट्स को, और कहेंगे कि ये कोई काम के नहीं है। ठीक है, सो दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स का मतलब क्या है कि ये लोग बड़ी बड़ी अर्जियां करते थे, पिटीशन लिखा करते थे। इनफैक्ट दादा भाई नौरोजी हो, दिनशाह बाचा हो, फिरोज शाह मेहता हो, केटी तेलांग हो, है ना, वीरा राघवचारी हो, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोग हो, ये सब के सब मॉडरेट्स थे। इन सब का यही मानना था कि हम लोग सरकार को बड़ी बड़ी लेटर्स लिखेंगे, सरकार हमारी मांग जो है वो स्वीकारेगी और भारत के लोगों के लिए कोई राजकीय रिफॉर्म्स देगी। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा नको, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और हमको हमारे सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमको हमारे स्वराज के ऊपर फोकस करना चाहिए, और लोगों के अंदर कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हुए नेशनलिज्म को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। ठीक है, सो द एक्सट्रीमिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड डू कंस्ट्रक्टिव वर्क। हमको लोगों के लिए काम करना है, संगठन का काम करना है, सेल्फ रिलायंस, अपने पांवों के ऊपर खड़ा होना है, अपने दम के ऊपर खड़ा होना है। ठीक है, हमको स्वदेशी वस्तुओं की चीजों को फॉलो करना चाहिए, हमको हमारे धर्म की जो है जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन जो थॉट्स है, मतलब जो विदेशी कल्चर है, उन सबको एक्सप्लोर करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इन दिस सिचुएशन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि द पीपल मस्ट रिलाय ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। भारत के लोगों को अपने ही शक्ति के ऊपर फोकस करते हुए इनफैक्ट उनको देखना चाहिए कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मॉडरेट्स का मानना था कि द ब्रिटिश आर गुड फॉर द इंडियन पीपल। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि ब्रिटिश आर नॉट गुड फॉर द इंडियन पीपल, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन मॉडरेट्स नेवर आस्क फॉर फ्रीडम और स्वराज। द मॉडरेट्स ओनली आस्क फॉर रिफॉर्म्स, बट द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सेज कि भाई अवर इज द फाइट फॉर स्वराज। हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं? स्वराज के लिए फाइट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि तिलक महाराज जो है उन्होंने 1880s के दौर से ही अपने स्वराज की जो विचारधारा है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना शुरू कर दी थी। और तिलक महाराज के बारे में एनसीईआरटी की जब हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी की हम लोग जब बात करते हैं तो तिलक महाराज का एक फोटोग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का टाइटल भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्त? मैं हट जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो इफ यू कैन सी द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर, अगर आप ये न्यूज़पेपर का टाइटल पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा गया है केसरी। क्या लिखा गया है? केसरी। केसरी was the newspaper that was published in Marathi language, याद रखेगा, that was published in Marathi language। और केसरी के साथ साथ तिलक महाराज का एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था महारत्ता, या मराठा के रूप में भी बहुत लोग कहते हैं। that was published in English language, एंड बोथ दिस न्यूज़पेपर्स जो तिलक महाराज पब्लिश किया करते थे, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा हूँ, लोकमान्य तिलक की बात कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर्स के अंदर इन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। और नेशनलिज्म के साथ साथ इनकी एक आइडियोलॉजी थी, वो थी स्वराज की आइडियोलॉजी। ये स्वराज की आइडियोलॉजी के द्वारा लोगों को मोटिवेट करते हुए आगे लेके जाने की कोशिश की गई। ठीक है, सो वी सी कि हाउ the leaders like Tilak and how the leaders like the extremist leaders like बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, इन सब ने इनफैक्ट अपना नेशनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप जब एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे तो मैं आपको हर एक लीडर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। इनफैक्ट तिलक महाराज को 1880s के दौर में, एक बार 1890s के दौर में, इन द ईयर ऑफ 1890s उनको 1.5 साल की जेल हुई थी। वो सेंट टू 1.5 years ऑफ जेल बिकॉज ही रोट इन द न्यूज़पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगेन इन द ईयर 1908 इनको 6 साल की जेल होती है बिकॉज ही रोट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो, तिलक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे लीडर के रूप में थे जिनको एक नहीं दो बार जेल में जाना पड़ता है। he was sent to the jail by multiple times by the government because he wrote against the government। उन्होंने सरकार के सामने लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से समझ में आता है कि कैसे इनफैक्ट ये सब की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अब देखिए इनका क्या मानना था। इनका मानना था कि स्वराज इज बाय बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट बाय एनी मीन्स। ठीक है, ये जो फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट है, ये इसी को ही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
आणि आम्ही ते घेणारच आहे, ठीक है। तिलक क्या कहते हैं कि स्वराज आमचा इनफैक्ट है जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, मराठी के अंदर लिखा करते थे तो कहते हैं कि भाई स्वराज ठीक है माझा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, आई एम सपोज टू गेन इट, इट्स माई बर्थ राइट। और इनफैक्ट यू कैन नॉट स्टॉप अ पर्सन जो इस तरह से सोच रहा है कि भाई उसका बर्थ राइट है। और इनफैक्ट हर एक इंसान का, जब से इंसान पैदा होता है, लिबर्टी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो उसको मिलनी ही चाहिए। इनफैक्ट वी ऑल सजेस्ट हैं, ठीक है, बच्चा पैदा ही हो गया बोल देगा कि तुम गुलाम हो गए हो, तो हाउ कम दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो तिलक किसी के ऊपर बोलते हैं और कहते हैं कि वी शुड फाइट फॉर द स्वराज। और आपके जो मॉडरेट्स है, जो बड़ी बड़ी अर्जियां लिखा करते थे गवर्नमेंट को, उसको हमको हटा देना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। सो इन दिस सिचुएशन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड दे स्टार्टेड टेलिंग द पीपल दैट वी मस्ट फाइट फॉर स्वराज, हमको स्वराज के लिए फाइट करना चाहिए। जब तक हम लोग स्वराज में फाइट करेंगे तभी भारत के लोगों का भला होगा, ठीक है। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट, आई शैल हैव इट, ठीक है। तो इसको तो मैं कैसे भी करके लेने ही वाला हूं। और इसके कारण बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ गया। अब आप समझने की कोशिश करो, 1905 के भारत की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ 1905 और द इंडिया ऑफ 1905। अब 1905 से नेशनल मूवमेंट कैसे चला है, ये चैप्टर के अंदर आगे जब समझेंगे, ये चैप्टर के अंदर आगे समझेंगे, तो आगे आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कराता हूं। 1905 के आसपास का टाइम है। बंगाल के अंदर मॉडरेट्स करके जो ग्रुप था कांग्रेस का, वो तो था ही। मॉडरेट्स के साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट करके जो ग्रुप था वो भी पॉपुलर हो रहा था। और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर मैंने आपको 3-4 लीडर्स के नाम बताए, तिलक का नाम बताया, औरोबिंदो का नाम बताया, बिपिन चंद्र पाल का नाम बताया, ये सब के सब लोग पॉपुलर है। अब बिकॉज ऑल दिस लीडर्स आर गेटिंग पॉपुलर, ये सब के सब लीडर्स जब पॉपुलर हो रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है साहब, नेशनलिज्म भी काफी बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद भी बढ़ रहा है। तो सरकार को समझ में आ गया कि अगर बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद को तोड़ना है, अगर बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद को तोड़ना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा, वी नीड टू डू समथिंग, हमको कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे 1905 के अंदर तत्कालीन जो वाइसरॉय हुआ करता था, वो वाइसरॉय का नाम था कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। नाम सुना होगा आपने साहब। लॉर्ड कर्जन करके जो वाइसरॉय है, लॉर्ड कर्जन करके जो वाइसरॉय है, ये जो लॉर्ड कर्जन है वो बात करता है और वो बताता है कि भाई मुझे बंगाल को तोड़ना पड़ेगा। अब व्हाई ही वांटेड टू ब्रेक द बंगाल? बिकॉज ही सेड कि बंगाल इज टू ह्यूज प्रोविंस, मतलब वो टू बिग टू एडमिनिस्टर कहता है। क्या कहता है? कि बंगाल जो है एक इतना बड़ा राज्य है, उसको चलाने के लिए मुझे प्रॉब्लम पड़ रहा है। टू रन द स्टेट ऑफ बंगाल एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल आई एम गेटिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, मुझे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये बंदा क्या कहता है, व्हाट डज ही टॉक्स अबाउट? वो ये कहता है कि देखिए भाई, मैं जब बंगाल को रन कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है, बंगाल इज अ ह्यूज स्टेट एंड एट दैट टाइम बंगाल यूज्ड टू कंसिस्ट ऑफ मेनी एरियाज। तो वो कहता है कि भाई ये देखिए, बंगाल जो है 1905 के अंदर वो बहुत ही बड़ा राज्य है और मुझे तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, बंगाल की रियलिटी ये थी कि बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद सबसे पहले बढ़ा। इंडिया का नेशनलिज्म का जो ओरिजिन पॉइंट है, या मैं कहूंगा एपिसेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज बंगाल ओनली। इनफैक्ट जितने भी विद्रोह हुए, जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स आए, सबके सब ज्यादातर आपको बंगाल से मिलेंगे इनिशियली। क्यों? क्योंकि बंगाल के लिए कहा जाता था व्हाट बंगाल डज टुडे इंडिया फॉलोज इट टुमारो। जो आज बंगाल कर रहा है, भारत उसको कल फॉलो करेगा। मतलब बंगाल उतना एडवांस हुआ करता था, बंगाल उतना, मैं कहूंगा कि है ना, मल्टी इनफैक्ट एडवांसमेंट कंडीशन में था। अब देखो बंगाल के अंदर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद बंगाल। 1905 तक आते आते हमको ये देखने को मिला कि बंगाल का पार्टीशन करने का डिक्लेयर किया जाता है। किसने किया था? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जन, याद रखेगा। सो लॉर्ड कर्जन नाम का जो गवर्नर है, लॉर्ड कर्जन नाम का जो गवर्नर है, जब बंगाल की पार्टीशन डिक्लेयर करेगा, व्हेन ही विल बी डिक्लेयरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दिस विल क्रिएट अ रिएक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है सर। जब वो बंगाल को तोड़ने की बात करेगा, व्हेन ही विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ बंगाल, तो दिस विल क्रिएट अ रिएक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। और ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन के कारण एक मूवमेंट की शुरुआत होगी जिसे हम लोग कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। क्या कहते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो याद रखेगा 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया था, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट जैसे लीडरशिप उभर के आए थे, बहुत सारे लोग पॉपुलर हो चुके थे, तो बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया था। वो राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया और उसने बंगाल को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। क्या किया? ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को ऐड कराया गया है
और जो आपका वेस्ट बंगाल है उसमें हिंदू मेजोरिटी एरिया को ऐड करा दिया गया है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो उसने क्या किया कि बंगाल को डिवाइड करने के बाद हिंदू मुस्लिम की कार्ड खेलनी शुरू कर दी, बिकॉज ही प्लेड द रोल ऑफ हिंदू मुस्लिम इन द ईस्ट एंड द वेस्ट बंगाल। तो बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद को तोड़ा उसने धर्म के आधार के ऊपर, और उसके कारण भारत के लोगों ने उसकी कड़ी निंदा करते हुए एक रिएक्शन दिया, और यही रिएक्शन को हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं। ठीक है। सो व्हेन वी सी, जब हम लोग बंगाल की बात देखेंगे तो 1905 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की लीडरशिप बहुत पॉपुलर हो गई और नेशनलिज्म अपने पीक के ऊपर जो गया, तो सरकार को लग रहा था कि बंगाल को तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बंगाल को तोड़ने के पीछे का कारण उसने ये बताया कि बंगाल के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, बंगाल को चलाना बहुत टफ हो गया है। 1905 के अंदर ही बंगाल का पार्टीशन हुआ था, याद रखेगा। 16 अक्टूबर 1905 का दिन था। इट वाज 16 अक्टूबर 1905 व्हेन द बंगाल पार्टीशन विल टेक प्लेस। अब आपको है ना तारीखें याद होनी चाहिए, यू शुड रिमेंबर ऑल द डेट्स इन द नेशनल मूवमेंट माय फ्रेंड। ये जो 40 साल है 1900 से लेकर 1947 तक, मतलब 1905 से भी अगर आप देख ले तो 1947 तक बहुत सारी इवेंट्स होगी नेशनल मूवमेंट के अंदर। ये जितनी भी इवेंट्स है उसकी क्रोनोलॉजी आपको दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता रहूंगा व्हाइट बोर्ड के अंदर। आपकी क्या अभी ड्यूटी है, व्हाट इज योर, आपकी ड्यूटी क्या है, याद रखेगा। आपकी ड्यूटी ये है कि मैं आपको जो भी लिखवाता रहूंगा उसको आप क्रोनोलॉजिकली लिखते रहिएगा, सो दैट कि एनसीईआरटी के अंदर से आपका जो क्रक्स है वो निकल के आ जाए, आपकी जो समरी है वो बन जाए। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कारण दिया, व्हाट द लॉर्ड कर्जन गिव द रीजन फॉर। ठीक है। सो बंगाल एट दैट टाइम वाज अ ह्यूज प्रोविंस ऑफ इंडिया दैट यूज्ड टू इंक्लूड द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। आज का बिहार और उड़ीसा भी उसके अंडर में हुआ करता था, काफी बड़ा रीजन हुआ करता था। और कर्जन कहता है कि बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए तोड़ा जाता है। क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए तोड़ा जाता है। वो कहता है कि देखो बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, उसको चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और उसको चलाना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए उनको तोड़ना पड़ेगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव। द रियलिटी वॉज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया। इनफैक्ट रियलिटी क्या हुआ करती थी, गवर्नमेंट को पता था कि अगर इनफैक्ट हमने बंगाल को नहीं तोड़ा, अगर हमने बंगाल को नहीं तोड़ा तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद बहुत बढ़ जाएगा, और भारत में राष्ट्रवाद बढ़ेगा तो सरकार बैकफुट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। सो वी सी व्हेन द गवर्नमेंट गिव द रीजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये कन्वीनियंस इनफैक्ट भारत के लोगों के अगेंस्ट में था, इंडियन पीपल के अगेंस्ट में था। इंडियन पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि देखो बंगाल के अंदर हम लोग यूनाइटेड है, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही कल्चर फॉलो करते हैं, द बंगाली कल्चर। आप देखिए आज के बांग्लादेश के अंदर भी आप चले जाओ तो कल्चर तो सेम ही मिलता है। ठीक है। खाली आपको कंट्री भले अलग मिलता है। इनफैक्ट बांग्लादेश का नेशनल एंथम कौन सा है, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला वाज रिटन ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ओनली। 1905 के अंदर जब हम लोग इनफैक्ट बंगाल की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, इट वाज ओनली ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट द अमार सोनार बांग्ला वाज कंपाइल्ड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो जब टैगोर जी ने इनफैक्ट अमार सोनार बांग्ला लिखा तो दैट वाज रिटन फॉर द होल ऑफ बंगाल, और इसके कारण ये बंगाल के अंदर आज भी कल्चरली इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। और जब बांग्लादेश की स्थापना हुई 1971 के बाद, व्हेन द 16 दिसंबर 1971 के बाद जब घटना हुई, 72 तक आते आते फाइनली एग्रीमेंट होता है, तो बांग्लादेश की जब स्थापना भी होती है तो बांग्लादेश की स्थापना भी आपको इसी के आधार के ऊपर मिलेगी। द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश विल बी बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली। ठीक है। क्योंकि अमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का आज की तारीख में नेशनल एंथम है साहब। ठीक है। तो ये सब चीजें समझाता है कि भाई बंगाली लोग जो है वो बंगाली कल्चर, बंगाली इंटेलिजेंसिया वो उसके अगेंस्ट में था। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन करने के लिए उसने पूरी तरह से गेम प्लान क्रिएट किया। कैसे गेम प्लान करने की कोशिश की कि इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरिया फ्रॉम द प्रोविंस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद असम। क्या कर दिया साहब, ईस्ट बंगाल को इनफैक्ट उसने असम के साथ मर्ज कर दिया, वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया, और इस तरह से इनफैक्ट मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को ईस्ट बंगाल में रखा, हिंदू मेजोरिटी एरिया को वेस्ट बंगाल में रखा। वेस्ट बंगाल के अंदर बिहार और उड़ीसा के एरिया को ऐड करा दिया गया। ठीक है। सो व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या कर दिया साहब, वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वहां पे इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इन्होंने इनफैक्ट बाकी सारे जो रीजन है, हिंदू मेजोरिटी एरिया है, उसको ऐड करा दिया, और ऐड कराने के बाद ये सब इश्यूज क्रिएट किए रहे। ठीक है। सो व्हाट वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिला कि बंगाल के अंदर पूरी तरह से उसने तोड़ने की कोशिश की। ब्रिटिश का इनफैक्ट एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था बंगाल के लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है उसको तोड़ दिया जाए। क्योंकि इनिशियली जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे वो ज्यादातर बंगाली थे,
एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो भी बंगाली थे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड द पीपल ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत के लोग बंगाल के विभाजन से नाराज हुए। कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट्स हुआ करते थे और रेडिकल्स, रेडिकल्स के लिए हमने शब्द क्या लिखा गया है, एक्सट्रीमिस्ट भी कहा गया है। क्या कहा गया है, एक्सट्रीमिस्ट भी कहा गया है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं इन्होंने कहा कि भाई हम लोग बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है उसका विरोध करते हैं, वी आर अपोजिंग दैट, ठीक है, हम इसको नहीं स्वीकारते हैं। पूरे बंगाल के अंदर एक लार्ज स्केल पब्लिक गैदरिंग की शुरुआत हो गई, पूरे लोग अलग अलग प्रकार से प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करते हैं और भारत में मास बेस्ड मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये मास बेस्ड मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट इज नोन एज दिस स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो मास बेस्ड मूवमेंट की शुरुआत हुई ये कब से हुई और ये जो मास बेस्ड मूवमेंट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये जो मास बेस्ड मूवमेंट शुरू हुआ है 1905 के अंदर, उसे स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है। दैट इज द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके सामने आंदोलन की शुरुआत होगी एंड दिस इज हाउ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी ज्वाइनिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए नाम ही है स्वदेशी, नाम क्या लिखा गया है, स्वदेशी। अब आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये काम क्या करेगा, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट के फीचर्स क्या क्या हुआ करते थे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, तो स्वदेशी मूवमेंट के आप फीचर्स को देखोगे, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, आपको उसके नाम से ही बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब पहला तो मूवमेंट का फीचर ये था कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि आप अपना इनफैक्ट जो पूरी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है और इंडियन इनफैक्ट जो कॉमर्स की प्रोडक्ट्स है उसको आप स्वीकारोगे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो आजकल भी इनफैक्ट हम लोग स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे साहब। हाँ, आप आज की तारीख में आप देखिए कि चाइना के साथ हमारा क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद चाइना। हम यही डिमांड करते हैं कि भाई चाइना जो है वो चाइना का हम लोग को गुड्स को बॉयकॉट करते हुए हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए। 1905 के अंदर भारत के अंदर चाइनीज गुड्स तो उतने मैन्युफैक्चर होते नहीं थे, ना ही उतने बेचे जाते थे, ठीक है, क्योंकि चाइना भी कॉलोनी हुआ करता था। बट 1905 में जो ब्रिटेन का सामान भारत में बेचा जाता था उसको बॉयकॉट करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, नाम था स्वदेशी मूवमेंट। और ये मूवमेंट 1905 से लेके 1908 तक चलता रहा, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी द स्ट्रगल केम टू बी अनफोल्डेड नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बंगाल बट विद इकोज इन द एल्सवेयर टू एरियाज, ठीक है। अब देखिए अलग अलग रीजन्स में ये आंदोलन होता है। अब आपको कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, और आपको क्या पूछता है, व्हाट दे विल आस्क यू, दे विल आस्क यू कि इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के बाहर कहाँ पे पॉपुलर हुआ था। यह स्वदेशी मूवमेंट का इनफैक्ट एक जो नारा है वो नारा है वंदे मातरम, वो कहाँ पे पॉपुलर हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा जब जब आपको पूछेगा, वेन एवर दे विल आस्क यू, तो द स्वदेशी मूवमेंट गॉट पॉपुलर आउटसाइड बंगाल इन द आंध्र प्रदेश रीजन। एनसीईआरटी क्या कहती है, आज का जो मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश रीजन है, ये आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर स्वदेशी मूवमेंट का एक और प्रभाव पड़ेगा भारत के अलग अलग रीजन्स में। और आंध्र प्रदेश में इसका नाम जो था वो स्वदेशी मूवमेंट ना होते हुए इसका नाम था वंदे मातरम मूवमेंट। क्या था, वंदे मातरम मूवमेंट, याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पूछ देगा कि वंदे मातरम मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, तो इट टुक प्लेस इन द ईयर आंध्र प्रदेश, इन द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, 1905 के अंदर। अब वंदे मातरम क्यों होता है, आप समझिए कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इनफैक्ट जो स्लोगन दिया गया था वो स्लोगन का नाम भी वंदे मातरम ही था। इफ यू आर नोइंग समवेयर, ठीक है, अगर आपने किताबों में पढ़ा है, रेफरेंस बुक में पढ़ा है, तो वंदे मातरम का जो नारा दिया जाता है वो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही होता है। और इनिशियली ये जो स्लोगन था ये बंगाल तक था, फिर बंगाल से अलग अलग रीजन्स के अंदर ये स्प्रेड हो गया। समझ में आया आपको, ठीक है। सो व्हाट वी फाइंड कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये स्वदेशी मूवमेंट फैलता फैलते आंध्र प्रदेश में चला गया, इसको वंदे मातरम मूवमेंट के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। तो आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आएगा कि स्वदेशी मूवमेंट कहाँ कहाँ पॉपुलर हुआ, तो एक तो आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ आपको बॉम्बे के अंदर मिल जाएगा, यू विल फाइंड बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे के अंदर कौन पॉपुलर कर रहा था, बाल गंगाधर तिलक खुद पॉपुलर कर रहे थे। इंक्लूडिंग आपको स्वदेशी मूवमेंट मिलेगा पंजाब के अंदर, ठीक है, आपको पंजाब के अंदर मिलेगा। और पंजाब में स्वदेशी मूवमेंट को कौन पॉपुलर कर रहा था, लाला लाजपत राय, ठीक है। सो वी फाइंड मेनी ऑफ द लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप
जो स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के बाहर भी लेके जा रहे थे। इनिशियली तो मूवमेंट बंगाल सेंट्रिक ही था क्योंकि बंगाल का ही पार्टीशन किया गया था, बट ये मूवमेंट को इनफैक्ट बंगाल के बाहर भी लेके जाने की कोशिश की गई थी 1905 के बाद। ठीक है, सो वी फाइंड स्वदेशी मूवमेंट के फीचर्स क्या क्या थे, याद रखेगा, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। अब जब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं तो एनसीईआरटी कहती है स्वदेशी मूवमेंट अलग अलग प्रकार से ब्रिटिश रूल को अपोज करने का मूवमेंट था। इट वॉज अ मूवमेंट विच सॉट टू अपोज द ब्रिटिश रूल। ये कहता था कि हम लोग अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं। अब बहिष्कार करेंगे अंग्रेजों का, अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी विचारधारा का, ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश आइडियोलॉजी का, ब्रिटिश सिस्टम का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश एजुकेशन का, ब्रिटिश जो अंग्रेजों की लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो हम लोग अपनी लैंग्वेज अपनाएंगे। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा होगा बोला गया है कि मिनिमम एक, इनफैक्ट आपका जब स्कूलिंग का ईयर है पहले 5 स्टैंडर्ड तक अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर एजुकेट करना चाहिए। ये सब चीजें उसमें एजुकेशन पॉलिसी में लिखी गई है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज द ब्रिटिश रूल। ये एक ऐसा आंदोलन है जो ब्रिटिश रूल का विरोध कर रहा था, जो कह रहा था कि ब्रिटिश रूल अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ठीक है, हम लोग को अपनी खुद की मदद करनी चाहिए, हमको अपनी खुद की इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, हमको हमारे खुद के एजुकेशन स्कूल्स खोलने चाहिए, और हमको इनफैक्ट इंडियन लैंग्वेजेस का उपयोग करना चाहिए। वो चाहे बंगाली हो, वो चाहे मराठी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करोगे तो ज़्यादा रहेगा। और अल्टीमेटली हमको स्वदेशी मूवमेंट किसके लिए करना है? स्वराज के लिए करना है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो कांग्रेस का दूसरा ग्रुप था, कौन सा था? एक्सट्रीमिस्ट, जिसे रेडिकल्स भी कहा गया है, वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। बिकॉज द एक्सट्रीमिस्ट इन द रेडिकल ग्रुप वॉज गेटिंग मोर पॉपुलर विद इन द कांग्रेस। ये लोग ने कहा कि भाई हम लोग स्वराज की डिमांड ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि कांग्रेस नाम की जो बॉडी है, ये बॉडी के अंदर बहुत सारी चर्चाएं चली, और ये चर्चा के रूप में अलग अलग प्रकार से इसका मूवमेंट का प्रभाव मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज उसमें आपको मिलेगी। अब जैसे नेशनल एजुकेशन की बात करते हो, लेट मी टॉक अबाउट द नेशनल एजुकेशन। स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा को पूरे भारत के अंदर पॉपुलर कराने का आइडिया दिया। 1905 के अंदर स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था के तहत आपको 2 संस्थाएं मिलेगी। एक तो थी बंगाल नेशनल कॉलेज, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय औरोबिंदो, महर्षि अरविंद, जिनकी बात की मैंने आपको, और इसके साथ साथ आपको एक मिलेगी नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन, एनसीई कहते हैं, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शरद चंद्र। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि कैसे इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो इंग्लिश एजुकेशन को छोड़ के इंडियन एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया गया था। इनफैक्ट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 के अंदर ही, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था, शांति निकेतन जैसी बॉडी की भी स्थापना की थी। तो उन सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि बहुत सारा नेशनल एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। स्वदेशी एंटरप्राइजेस की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में उस टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, इंडिया में केमिकल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज भी बनती है। आपने शायद नाम सुना होगा पीसी रे का, नाम सुना है कि नहीं सुना साहब? ठीक है, ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन करके दवाई है जो आज की तारीख में ये कोरोना के लिए बहुत यूज होती है, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो इन्हीं की कंपनी ने एस्टेब्लिश की थी। ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बंगाल केमिकल्स करके कंपनी है, अ कंपनी कॉल्ड एज द बंगाल केमिकल्स इंडस्ट्री है, वो पीसी रे के द्वारा एस्टेब्लिश की गई इंडस्ट्री है। और ये जो बंगाल केमिकल्स कंपनी है, इसी ने ही आपके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन जो है आपकी दवाई, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं साहब। तो आप समझिए कि हमारे लोग 1906 के बाद जब स्वदेशी मूवमेंट और ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट का जो झंडा गाड़ते हुए काफ़ी सारे इनफैक्ट है ना अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन भी करेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी खुद की बनी, केमिकल इंडस्ट्रीज हमारी बनी, एजुकेशन बनी, इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया गया, और स्वराज की आइडिया बोली जाती है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और ब्रिटिश गुड्स का पूरी तरह से बॉयकॉट हुआ, और इसके कारण सरकार काफ़ी बैकफुट के ऊपर आई। स्वदेशी मूवमेंट के लीडर कौन कौन हुआ करते थे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर मैंने आपको 3-4 लीडर्स के बारे में बताया। एक तो थे आपके बंगाल के लीडर्स थे। बंगाल के लीडर्स के बाद आपको एक तिलक मिलेंगे बॉम्बे के अंदर। मैंने आपको बता दिया कि स्वदेशी मूवमेंट को किसी ने पॉपुलर किया था बॉम्बे में, तो वो तिलक ने किया था। देखो तिलक ने कैसे पॉपुलर किया था स्वदेशी मूवमेंट को बॉम्बे के अंदर। तो उन्होंने एक तो अपने न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल लिखते थे। कौन से न्यूज़पेपर? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, केसरी एंड महारथा करके न्यूज़पेपर थे। उसके सिवा तिलक महाराज की एक और खासियत थी कि इन्होंने शिवाजी महाराज जो है और गणपति के जो फेस्टिवल होते हैं, गणेश, आपको पता होगा गणेश विसर्जन और ये पूरा है ना, गणेश चतुर्थी जब आता है त्यौहार, तो शिवाजी और गणपति के त्योहारों का उपयोग किया।
और लोगों को समझाया कि हमको भी शिवाजी की तरह जीना है, हमको भी इनफैक्ट है ना भारत के अंदर हमारा स्वराज की स्थापना करना है। क्योंकि शिवाजी महाराज आपने देखा होगा वो मराठा स्वराज की बात करते थे व्हेन ही वाज रूलिंग एज अ किंग, जब वो राजा के रूप में थे, शासक के रूप में थे शिवाजी महाराज, तो हमेशा मराठा स्वराज की बात करते थे। ठीक है, तो तिलक महाराज जो है वो तिलक महाराज भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम भी इनफैक्ट शिवाजी के नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे और शिवाजी महाराज ने तब हमको स्वराज की बात की थी, हमको वैसे ही स्वराज की तरफ लेके जाना है हमारी सोसाइटी को, हमारी सिस्टम को, हमारी एजुकेशन को। ठीक है, तो तिलक ने अपने हिसाब से काम किया। शिवाजी गणपति के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कराते हुए लोगों के अंदर नेशनलिज्म लेके आए। दूसरे सिवाय आपको 1905 में लाला लजपत राय मिल जाएंगे। अब देखिए लाला लजपत राय की कहानी क्या है। लाला लजपत राय की जब हम लोग बात करते हैं तो लाला लजपत राय नेशनल मूवमेंट में कैसे उभर के आए, हाउ ही इमर्ज इन द नेशनल मूवमेंट, थोड़ा बहुत इनके बारे में समझा देता हूँ। एक्चुअली लाला लजपत राय वॉज एसोसिएटेड विथ आर्य समाज। याद आया आपको आर्य समाज के बारे में? तो अगर आपको आर्य समाज के बारे में याद होगा, इफ यू आर एबल टू रिकॉल अबाउट आर्य समाज, तो मैंने आपको बताया था कि आर्य समाज कब बनता है। याद आया कि नहीं आया दोस्त आपको? हमने प्रीवियस क्लास में सोशल रिफॉर्म्स में बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा था। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये मास्टर एनसीईआरटी पढ़ा रहा है कि क्या पढ़ा रहा है साहब। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो 5 पेज में सब कुछ, 5 या 10 पेज में चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये बंदा है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ साहब। ठीक है, ये फाउंडेशन करा रहा हूँ और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एनसीईआरटी तो मैं यहाँ पे निपटाऊंगा साहब। I'll be covering the NCERT over here only. Don't worry about that. ठीक है, सो आर्य समाज नाम की जो बॉडी है, ये जो आर्य समाज नाम की जो बॉडी है, आर्य समाज नाम की जो संस्था है, इसके द्वारा हमको क्या देखने को मिला कि लाला लजपत राय जुड़े हुए थे। आर्य समाज किसने बनाई थी? दयानंद सरस्वती ने। लाला लजपत राय इसके साथ पहले से जुड़े हुए थे और लाला लजपत राय का मानना था कि ब्रिटिश रूल इज बैड फॉर द इंडियन पीपल, भारत के लोगों के लिए अंग्रेजों की शासन पद्धति गलत है। ठीक है, इनफैक्ट दयानंद सरस्वती के नक्शे कदम के चलते हुए ये लाला लजपत राय ने DAV करके स्कूल्स एंड कॉलेजेस की शुरुआत की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक, आपने नाम सुना होगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े भी होंगे। DAV नाम की जो स्कूल्स है वो इसके साथ था। इनको पंजाब केसरी, शेर पंजाब के रूप में भी पहचाना जाता था। और लाला लजपत राय इनफैक्ट 1905 तक आते आते पंजाब में बहुत बड़ा एजिटेशन को शुरू कर दिया था। ठीक है, आपकी पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी जुड़े हुए थे, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी करके कंपनी है उसके साथ भी जुड़े हुए थे। तो लाला लजपत राय का एक अपना ही प्रभुत्व था और उनका एक अलग ही इनफैक्ट पॉपुलैरिटी थी पंजाब के अंदर। और स्वदेशी मूवमेंट को इसके लिए उन्होंने फिर पंजाब में पॉपुलराइज कराया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में इसको एक नया दिशा दूंगा। ठीक है, सो व्हेन वी सी द केस ऑफ लाला लजपत राय, हम लोग जब लाला लजपत राय की बात करते हैं तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को पॉपुलर कर दिया पंजाब के अंदर। ही पॉपुलराइज्ड द स्वदेशी मूवमेंट इन द पंजाब रीजन वाया हिज एजिटेशन। और इनफैक्ट पंजाब के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे लोकल, उन सब को उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर हाईलाइट कराया है। ठीक है, अब आप देखिए कि भारत के अंदर 1905 तक आते आते कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप पड़ गए थे। एक तो था मॉडरेट्स, दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट। ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स ने जब अपना राष्ट्रवाद चलाया, ये राष्ट्रवाद चलाने के कारण बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत हो गई। अब देखिए बात क्या चलती है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, हमको ये देखने को मिल रहा है कि विद इन कांग्रेस जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिज्म नाम की जो फोर्स हुआ करती थी, उससे काफी सारे लोग नाराज थे। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल who was not happy with the moderate politics. There was a group of people who was not happy with the extremist politics. ये दोनों ग्रुप है ना, ये दोनों ग्रुप थे, मैंने आपको बताया। इसमें मॉडरेट्स में कौन थे? आपके फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरनाथ बनर्जी, WC बनर्जी आदि इत्यादि लोग। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन हुआ करते थे? एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडेड ऑल द पीपल लाइक लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, औरबिंदो। देयर वाज वन मोर ग्रुप जो यूथ का ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? जो यूथ का ग्रुप था। एंग्री यंग मैन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्त? एंग्री यंग मैन कहते हैं साहब। ठीक है, ये जो एंग्री यंग मैन था उसको लग रहा था कि ये जो हमारे मॉडरेट्स है और ये जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। The angry young man was of the opinion that the moderates and the extremists won't be able to do anything in the national movement. It is us who will be taking the leadership in India. और ये जो आपके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ती है तो इसी के कारण हमको ये देखने को मिला। तो भारत के इनफैक्ट स्वदेशी मूवमेंट की जब शुरुआत होगी तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का फेज 1 की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? द फेज 1 ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज विल बी स्टार्टेड। बंगाल के अंदर एक ग्रुप बनेगा, याद रखेगा।
बंगाल के अंदर एक ग्रुप बनेगा जिसका नाम था अनुशीलन समिति। क्या नाम है? अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति नाम की जो बॉडी है, अनुशीलन समिति नाम की जो बॉडी है, दैट वाज द ग्रुप दैट वाज गोइंग फॉर द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल। वो पूरे बंगाल में क्रांति लाने की कोशिश कर रही थी। ये अनुशीलन समिति में फिर दो ग्रुप बन जाते हैं, एक ढाका बन जाता है, एक दूसरा युगांतर ग्रुप बनता है जो कलकत्ता साइड शिफ्ट हो गया। और फिर इसी में ही आपको भूपेंद्रनाथ दत्ता आएंगे, स्वामी नरेंद्रनाथ दत्ता के ब्रदर से। नरेंद्रनाथ दत्ता का नाम मतलब विवेकानंद के ब्रदर हुआ करते थे। विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु थे, उनके जो शिष्य थे या उनके ब्रदर हुआ करते थे वो क्रांतिकारी थे। फिर आपको जतिननाथ बैनर्जी मिलेगा, मुखर्जी मिलेगा, जतिननाथ मुखर्जी। बाघा जतिन का नाम उनको बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने बाघ का शिकार किया था, एक दिन टाइगर का शिकार किया था। फिर आप देखिए प्रमोद मित्रा जैसे लोग मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अनुशीलन समिति जैसी बॉडीज की स्थापना करेंगे, इंक्लूडिंग बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देगी। दूसरा हमको ये मिलेगा, दूसरा 1907 1905-6 के आसपास दूसरा हमको युगांतर करके ग्रुप मिलेगा जो अनुशीलन समिति का ही एक ग्रुप था पर उससे अलग हो चुका था। ये भी बंगाल में था। और तीसरा ग्रुप आपको पंजाब के अंदर मिलता है, तीसरा ग्रुप आपको पंजाब के अंदर मिलेगा। अजीत सिंह का नाम सुना होगा आपने, जो भगत सिंह के चाचा हुआ करते थे। उन्होंने पंजाब के अंदर काफी बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं को शुरुआत की थी। तो 1905 एक ऐसा पीरियड था 1905 ऑनवर्ड से इंडियन हिस्ट्री के अंदर जहां पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे आपके सोशल और मैं कहूँगा नेशनल मूवमेंट के अंदर, जहां एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहता है कि वी शुड गो फॉर द रिवॉल्यूशनरी वायलेंस एंड इट विल बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट में 3 ग्रुप उभर के आ गए। 1905 तक आते आते इनफैक्ट आपको मॉडरेट्स मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे एक्सट्रीमिस्ट और तीसरे मिलेंगे रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी घटनाएं। अब ये जो क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में इनफैक्ट बात एनसीईआरटी में नहीं की गई है, इसके लिए मैं भी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। अगर आगे की एनसीईआरटी में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा है तो ज़रूर से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिवॉल्यूशनरीज को पढ़ने के लिए मिनिमम हम 3-4 घंटे लगाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी, वो क्या कहना चाहते थे, भगत सिंह का क्या रोल था। भगत सिंह तो अभी बाकी है, 1930s के अंदर आएंगे, 2024 के बाद इनफैक्ट एक्टिव होंगे एचआरआई के द्वारा। बट वी सी मल्टीपल बॉडीज विल कम अप, ठीक है। भगत सिंह का तो जन्म भी नहीं हुआ, तो 1907 के आसपास तो उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो आप समझिए कि वो काफी यंग हुआ करते थे, मतलब उनका भी जन्म ही नहीं हुआ था। पर भारत में क्रांतिकारी घटनाओं की इनफैक्ट काफी सारी शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए भारत में 1905 से लेके 1908 तक आते आते ये स्वदेशी मूवमेंट चलता है। द स्वदेशी मूवमेंट विल बी गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड जब ये स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो आपको देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। अगर आपको पुराना क्लास याद होगा तो मैंने आपको इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था और मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है, ये इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। ये इनफैक्ट प्रश्न 1857 के रिवॉल्ट के बाद उभर के आया था। कब हुआ था? व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस, जब 1857 की क्रांति खत्म होती है, तो 1857 की क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा था कि क्या भारत के मुसलमानों ने ये विद्रोह किया है कि नहीं किया है। आर द इंडियन मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और नॉट, ठीक है। तो जब हम लोग 1857 के रिवॉल्ट की बात करेंगे तो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके बारे में ज़रूर से इनफैक्ट बात की गई है, ठीक है। सो वी सी कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में 1857 रिवॉल्ट में दोषी दिया गया था। और उसके कारण क्या हो रहा था कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग अपने कामकाज किए थे। द गवर्नमेंट डिड मल्टीपल स्टेप्स टू सप्रेस द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। और इसी के कारण क्या हो गया कि मुस्लिम कम्युनिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, मुस्लिम कम्युनिटी का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाया, मुस्लिम कम्युनिटी का अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मतलब सिविल सर्विसेज के अंदर अगर आप देख लो तो उसमें भी मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये सब घटनाएं होती है और गवर्नमेंट ने भारतीय मुसलमान समाज जो है उसको पीछे रखते हुए पूरी तरह से उसको अलग कर दिया था, अलग थलग कर दिया था। हुआ ये कि 1906 तक आते आते बाय द ईयर 1906 इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के जो जमींदार हुआ करते थे, जो इलीट क्लास हुआ करता था, कौन था?
इलीट क्लास मतलब कुलीन वर्ग के लोग, ये वो लोग थे जिनका मानना था कि भारतीय मुसलमान को आगे लाना चाहिए, भारतीय मुसलमान के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। और इसके कारण जब भारत के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है 1905 से लेके 1908 तक, इस दौरान जब स्वदेशी मूवमेंट चला, ये स्वदेशी मूवमेंट के कंटेम्पररी टाइम के ऊपर ही 1906 के आसपास दिसंबर महीने के अंदर हमको मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी मिलेगी। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग कब बना था एंड क्यों बना था। तो मुस्लिम लीग बना उसके लिए था क्योंकि मुसलमान पीछे रह गया था। वो सच्चाई थी कि मुसलमान पीछे रह गया है। उसके पीछे का कारण भारतीय समाज नहीं था, बट उसके पीछे का कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना था कि 1857 की जो क्रांति करने की कोशिश की उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए मुसलमानों को सरकारी नौकरी ना दी जाए, मुसलमानों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसके अंदर कोई प्रतिनिधित्व ना दिया जाए, उनका आर्थिक रूप से विकास ना किया जाए। तो गिने चुने जो मुस्लिम समाज के लोग थे जो थोड़े ऊपर आ गए थे, वो पहले से ही मैं कहूँगा कि फैमिली से भी काफ़ी आगे थे, उन सब ने सरकार को प्रश्न किया, उन सब ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया और उन सब ने गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम है मुस्लिम लीग। तो स्वदेशी मूवमेंट को आगे चलाने के लिए कांग्रेस नाम की जो बॉडी थी, अब कांग्रेस के सामने हमको एक और बॉडी मिलती है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो आपको पॉइंट समझ में आया कि इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है 1906 के अंदर। सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब हुआ करते थे जो इनफैक्ट ढाका के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? ढाका या डक्का कहा जाता है, जो उस टाइम पे ईस्ट बंगाल का पार्ट बन चुका था। ठीक है, ढाका एट दैट टाइम वाज मेड पार्ट ऑफ द ईस्ट बंगाल। गेटिंग माय पॉइंट है ना? सो वी सी के ईस्ट बंगाल के अंदर आपकी जो ढाका है वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आगा खान जैसे लोग थे, आदि इत्यादि लोग मिलेंगे। ठीक है, अलीगढ़ वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। और मुस्लिम लीग का मानना था कि बंगाल का जो पार्टीशन किया है वो सही किया है। क्या कहता है? कि बंगाल का जो पार्टीशन किया है वो सही किया है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ईस्ट बंगाल नाम का एक अलग स्टेट बना जो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट के रूप में उभर के आया है। क्या हुआ है साहब? मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बना है, तो उनको अच्छा लग रहा था कि देखो हमारे लिए एक अलग राज्य सरकार ने बना के दिया है, तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि मुस्लिम लीग ने अपनी जो डिमांड थी वो सरकार के सामने रखनी शुरू कर दी। अब मुस्लिम लीग क्या डिमांड करती है उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि देखिए जनाब, हम आपके साथ कोई भी प्रकार की लड़ाई नहीं करना चाहते। आपके साथ मतलब सरकार के साथ, जैसे कांग्रेस लड़ाई कर रही थी सरकार के साथ, मुस्लिम लीग ने कहा कि सर हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, हम तो आपके सहभागी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े, आप जो बोलोगे उस हिसाब से हम लोग हमारा जीवन चलाएंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग सरकार को क्या कहती है कि आप जो बोलोगे उस हिसाब से हम हमारा जीवन चलाएंगे, राजकीय रूप से आप जो भी दोगे हम तैयार है। मुस्लिम लीग ने एक चीज की बात की, वो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल्स। क्या कहा? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल्स। क्या कहा? कि मुसलमानों की जो राजकीय रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़नी चाहिए। अब मुस्लिम लीग मुसलमानों की राजकीय रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की क्यों मांग कर रहा था? क्योंकि उसको पता था कि मुसलमानों की अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगी तो मुसलमान इनफैक्ट कभी पॉलिटिकल पावर में आएगा ही नहीं। अब उसके लिए मुस्लिम लीग ने इनफैक्ट एक बहुत बड़ी गेम करने की शुरुआत की और मुस्लिम लीग ने इनफैक्ट डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आप लक्ष्मीकांत उठा लो, आप स्पेक्ट्रम उठा लो, आप हिस्ट्री पॉलिटी की कोई भी किताब उठाओगे ना, तो पॉलिटी में जनरली सबसे पहला चैप्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का चैप्टर, संवैधानिक इतिहास। और जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला चैप्टर के अंदर आपको कानून आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33, 53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892, और उसके बाद आता है काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, या इसी को ही मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के रूप में पहचानते हैं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द लिखा गया है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है उसको समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स।
और मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की क्यों डिमांड की थी। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो कि 1906 तक आते आते मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ ढाका के अंदर, और मुस्लिम लीग ने इनफैक्ट अपनी डिमांड रखी, और डिमांड के अंदर उसने एक चीज रखी कि मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाए। क्या कर दी जाए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाए, और इसके साथ साथ कहा कि वहां पे जो वोटर्स भी होंगे, जो सीट रिजर्व होती है वो भी खाली मुसलमान ही होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं समझ में आ रहा है आपको? जो जगह पे सीट रिजर्व होगी, से फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू वाया द मैप, और यहां पे आया है ढाका, यहां पे आया है ढाका, ढाका नाम की जगह है, यहां पे एक काउंसिल की सीट है। ये काउंसिल मतलब ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम पे भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए थे हर एक राज्य के लिए और वाइसरॉय के खुद के लिए। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एक सीट है जो ढाका से इलेक्ट होके आती है, ये सीट के ऊपर चुनाव लड़ने का अधिकार खाली मुसलमान को होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार खाली मुसलमान को होगा। ये सीट खाली मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी गई है। बट यहाँ पे जो वोटर्स भी होंगे, द वोटर्स विल बी वोटिंग इन दिस सीट, दे विल ऑल्सो बी मुस्लिम्स। मतलब ढाका में अगर कोई हिंदू रह रहा है, ढाका में कोई पारसी रह रहा है, ढाका में कोई सिख रह रहा है, तो उसको ये सीट पे वोट देने का अधिकार नहीं है, ना ही उसको यहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इससे हमको समझ में आता है कि मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। क्या किया साहब? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की, और कहा कि हम लोग सामान्य सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारे लिए अलग से प्रावधान करने चाहिए। और इस तरह से ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जो मुस्लिम लीग करती है, यही सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड के द्वारा भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कर दी, और इसी को ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के रूप में पहचाना गया है। क्या कहा गया है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। भारतीय शासन व्यवस्था के आधार के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ये देखने को मिला कि अलग अलग प्रकार के संप्रदायों की शुरुआत और उनको राजकीय रूप से एक हत्ता बनाने की शुरुआत इनफैक्ट मुस्लिम लीग के प्रचार के द्वारा की गई है। 1909 के अंदर एक कानून पास होता है जिसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आपने पढ़ा होगा किताबों के अंदर। ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, इसने भारतीय शासन व्यवस्था के तहत ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसकी शुरुआत कर दी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को हम लोग एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में मानते हैं कि कैसे इनफैक्ट भारतीय शासन व्यवस्था को बदला, मुसलमानों के लिए इनफैक्ट अलग से शुरुआत की। लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। क्या कहा जाता है कि भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो भेदभाव क्रिएट करने वाला कोई बंदा था राजकीय रूप से, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो हु वाज द वाइसरॉय। ठीक है, सो वी फाइंड कि जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है तो भारतीय शासन व्यवस्था के तहत हमको ये देखने को मिला कि इनफैक्ट मुसलमानों के लिए अलग से इनफैक्ट प्रावधान जो थे वो कर दिए गए 1909 तक आते। और आपकी जो भी काउंसिल्स हुआ करती थी, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होंगी राज्यों के अंदर होगी, या वाइसरॉय की खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां पे मुसलमान की सीट्स तो रिजर्व होगी, पर वहां पे वोट करने वाले लोग होंगे वो भी मुसलमान होंगे। आज की तारीख के अंदर भारत के अंदर धर्म आधारित चुनाव के अंदर आरक्षण नहीं है। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है, बट वहां पे वोटिंग राइट सबको होते हैं, पर कोई सीट होती है। जैसे मैं कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई सीट है
तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर कोई एक सीट है या छत्तीसगढ़ का ट्राइबल एरिया है, बस्तर है, चलो हाइपोथेटिकली, तो वहां पे शायद हो सकता है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई होगी, वो सीट को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया होगा, बट वहां पे वोटर्स तो कोई भी हो सकता है, तो वहां जो भी लोग सेटल्ड है वहां पे जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो सब वोट कर पाएंगे। यहाँ उल्टा था, सीट भी मुसलमानों के लिए अलग से, उनके लिए वोटर्स भी अलग से, तो पूरा अलग से इनकी सीट की शुरुआत कर दी। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो इन दिस सिचुएशन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भारतीय शासन व्यवस्था के तहत ये अलग अलग प्रकार का रिप्रेजेंटेशन करना शुरू किया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे जिनका मानना ये था कि हमारे धर्म को इस प्रकार के रिलीजन ग्रुपिंग का दर्जा देना चाहिए, और आपने मुसलमानों को दिया है तो हमको क्यों नहीं दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से डिवाइड एंड रूल होने की शुरुआत होगी, ठीक है। सो वी सी कि जब मुस्लिम लीग बना, मुस्लिम लीग के अंदर इनफैक्ट ये सब शुरुआत हो जाती है। भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर डिवाइड एंड रूल करने की शुरुआत भी गवर्नमेंट ने की, और गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हम लोग इस तरह से शासन व्यवस्था, इस तरह से हम लोग सिस्टम को तोड़ देंगे और बहुत बुरी तरह से हम लोग उसको खत्म कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दिस सिचुएशन भारतीय शासन व्यवस्था को तोड़ा गया। अब देखिए वापिस आ जाता हूँ स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर। ये मुस्लिम लीग पीछे बन रही है, मुस्लिम लीग अपना काम कर रही है, इंडिया के काउंसिल्स के अंदर मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने की शुरुआत हो गई, दूसरी क्रांतिकारी प्रवृत्तियां भी शुरू हो जाती है। अब समझते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट एक अच्छा खासा मूवमेंट के रूप में चल रहा है। ये स्वदेशी मूवमेंट को अब धीरे 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 तोड़ा जाता है बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट तो तोड़ती है पर विद इन कांग्रेस के अंदर भी लड़ाई हो जाएगी। होता यह है कि इन द ईयर 1907 तक आते आते कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 तक आते आते कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ, और सूरत नाम की जगह के अंदर कांग्रेस की पूरी बिखरने की शुरुआत हो जाती है। अब सूरत के अंदर कांग्रेस टूट गई। ये टूटने का कारण क्या था? तो कांग्रेस के अंदर जो दो ग्रुप्स हुआ करते थे, एक कौन सा था? मॉडरेट्स, और मॉडरेट्स के सामने दूसरा ग्रुप कौन सा था? एक्सट्रीमिस्ट का। ये दोनों के दोनों ग्रुपिंग के बीच में आइडियोलॉजिकल टकराव कुछ ज्यादा बढ़ गए थे। बोथ द ग्रुपिंग्स had so much of ideological conflict among themselves, and because they had ideological groupings among themselves, the moderates and the extremists, we find the Congress was divided into two part, and इसके कारण ये सूरत के अंदर ये स्प्लिट होती है। इसके लिए इसको सूरत स्प्लिट के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है? व्हाट डज द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट? मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन द ईयर 1907। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो टूट गई, और कांग्रेस के टूटने के कारण हमको यही देखने को मिला फाइनली अब स्वदेशी मूवमेंट है वो भी टूट जाएगा, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट 1907-8 तक आते आते फाइनली एंड हो गया। उसके पीछे का कारण ये था कि कांग्रेस का टूटना। अब प्रश्न ये आता है कि कांग्रेस क्यों टूट गई? Why the Congress was divided into two parts between the moderates and the extremists? तो उसके पीछे का कारण एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट, क्योंकि बॉयकॉट जो है, जो बहिष्कार करने का नारा दिया था, वो एक्सट्रीमिस्ट ने ज्यादा दिया था। रेडिकल ग्रुप जो था ना कांग्रेस का, इसने, ठीक है। दे फेल्ट दैट इन इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, मतलब इसमें हिंसा होने की शक्यता है, इसमें थोड़ा बहुत वायलेंस हो जाएगा, और इसी के कारण हमको यही देखने को मिला कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। 1907-8 तक आते आते फाइनली हमको ये इसका परिणाम मिलता है कि जो कांग्रेस है वो टूट जाएगी, और कांग्रेस के टूटने के कारण फाइनली स्वदेशी मूवमेंट आपका पूरी तरह से कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस came to be dominated by the moderates with Tilak followers following from outside. In fact 1908 तक आते आते तिलक महाराज को जेल में भेज दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, और अब इन दो के ऊपर केस लगा दिया जाता है ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। लाला लाजपत राय फिर अमेरिका जाते हैं, और इस तरह से फाइनली आपका कंक्लूड हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बहुत बड़े इश्यूज हो गए। मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है, ये मुस्लिम लीग अब अपना काम करेगी। भारत के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ेगी, ठीक है। सो हम लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के ऊपर और मुस्लिम लीग आगे कैसे काम करेगी
उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। आज के सेशन के अंदर यहाँ पे ही ब्रेक लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने आज का सेशन में कहाँ पे कंक्लूड किया है। ठीक है, तो 1907 में सूरत के अंदर स्प्लिट हुआ। 1907 से लेके 1915 तक आते आते कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स थे, पर मॉडरेट्स का कोई पीपुड़ी बचता नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी थी, पर एक्सट्रीमिस्ट के बहुत सारे लोग जेल में हुए थे। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिलेंगे, जो क्रांतिकारी घटनाओं के रूप में भारत को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश करेगी। रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल जैसे लोग मिलेंगे, अजीत सिंह जैसे लोग मिलेंगे, गदर जैसा आंदोलन होगा। एंड फाइनली वी सी 1915 तक आते आते अब इंडियन नेशनल मूवमेंट एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। मुस्लिम लीग को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे, मुस्लिम लीग को कब मिले थे साहब? 1909 के अंदर। इनफैक्ट मॉर्ले मिंटो का जब रिफॉर्म्स हुआ, ये मॉर्ले मिंटो के रिफॉर्म्स के द्वारा मुस्लिम लीग को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले हैं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया था। बट 1916 तक आते आते मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में करार होता है और इसी को ही लखनऊ पैक्ट के रूप में पहचाना जाता है। 1915-16 तक आते आते भारत के अंदर गांधी जी का आगमन हो चुका था और गांधी जी का आगमन होने के कारण वी फाइंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक नया डायमेंशन भी मिलेगा। बट ये कैसे मिलता है, किस तरह से बात आगे चलेगी, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं मेरे दोस्त। होपफुली मैंने आपको बहुत ही थीमेटिकली हिस्ट्री पढ़ाया है। एनसीईआरटी के अंदर जो जो बातें लिखी गई है उसका एक खाली मैक्रो ओवरव्यू दे रहा हो। इसी का ही अगर आपको माइक्रो पर्सपेक्टिव जानना है तो आप मेरे साथ जुड़िए ऑन माय अनअकैडमी प्लस कोर्सेस। मैं आपको फिर से कहूँगा, आई विल नॉट डिसअपॉइंट माय स्टूडेंट्स। और मेरा काम टीचिंग है, मैं बहुत टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ और आपके दिमाग के अंदर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मैं आपको बिल्टअप कराता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर हमको सब्सक्रिप्शन लेना है, बट सब्सक्रिप्शन लेते वक्त हमको ये लग रहा है एनसीईआरटी कंप्लीट करके आए। देखिए, आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके आओगे तो भी मोस्ट वेलकम है। आप एनसीईआरटी कंप्लीट या आप उतना नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी ये सब नहीं देखा है, ये एनसीईआरटी रीड भी नहीं किया, तो भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि मेरे जो प्लस के कोर्सेज होते हैं उसमें मैं फाउंडेशन से ही पूरा बिल्डिंग बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली हवा में बातें होती है। माय प्लस कोर्सेज इंक्लूड द फाउंडेशन सब्जेक्ट एंड ग्रेजुअली आई विल टेक अप द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग खाली हवा में ही बातें करेंगे, हम बहुत ही फाउंडेशन वे के साथ चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे और एक एक करके यही इवेंट्स को जो हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है उसको बहुत थीमेटिकली, कॉम्प्रिहेंसिव वे और माइक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मैक्रो भी देखेंगे और माइक्रो भी देखेंगे, ऊपर से भी देखेंगे और डीप में भी जाएंगे। स्वदेशी मूवमेंट का तो खाली मैंने आपको एनसीईआरटी का व्यू दिया है। स्वदेशी मूवमेंट पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटा चाहिए होता है, जो एट टाइम्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन माई प्लस कोर्सेज। आप आइए मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर। आपको इनफैक्ट कोई भी स्टूडेंट जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनको पूछेगा कि प्रतीक नायक क्या कराता है, व्हाट डज प्रतीक नायक टीचेस एंड हाउ प्रतीक नायक टीचेस यू। ओके, प्रतीक नायक कैसे पढ़ाता है वो उनको पूछेगा, आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर हो जाएगा और वो भी आपको बताएंगे कि प्रतीक नायक की जो मेथडोलॉजी है वो कैसे चलती है, प्रतीक नायक किस हिसाब से पूरी की पूरी जो सब्जेक्ट है उसको डील कराता है। ठीक है।